डियर स्टूडेंट्स, हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 4 होते थे। पहला ट्रांसलेशन, दूसरा होता था आपका रोटेशन, तीसरा मैग्नीफिकेशन और चौथा इन्वर्जन। आज हम उनकी जो हमने केवल इतना बताया था किसमें क्या होता है, क्या रूप ले लेता है, इसके बारे में बताया था। आज हम चारों की डेफिनेशन देते हुए चारों के ऊपर विद एग्जाम्पल क्लियर करके दिखाएंगे कि ट्रांसलेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैग्नीफिकेशन क्या होता है और इन्वर्जन क्या होता है। जहाँ ये चारों काम करते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, पहला हेडिंग लिखिए, ट्रांसलेशन। पहला टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत सिंपल हो गया क्योंकि हमने हर चीज के बारे में बता दिया, कौन क्या है, किस प्रकार से कार्य करता। ट्रांसलेशन को हम क्या बोलते हैं, कोष्टक में लिख लीजिए, W बराबर Z+B बताया था। ये जो B से रिप्लेस हो जाता है, W बराबर Z तो पोजीशन इनिशियल हो गई और उसमें B और जोड़ दें तो वो ट्रांसलेशन हो गया, W बराबर Z+B। लिखिए इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, in this transformation every point in the z plane, every point जो मैंने समझा दिया है उसी को भाषा में लिखा रहा हूं, सब समझा चुका हूं। एवरी पॉइंट इन दी z plane is translated in the direction of vector B, in the direction of vector B, फुल स्टॉप। फिगर से समझे तो देखिए क्या है, ये हमारी O है इनिशियल पोजीशन, ये हमारा कोई है P बिंदु Z, इस और यहाँ पर हमारा कोई है Q बिंदु, और ये हमारा वेक्टर हो गया हमारा कितना, B वेक्टर, और इसके समांतर ये भी हमारा हो गया यूँ B वेक्टर। बी वेक्टर ये भी है तो बी वेक्टर हमारा ये भी है, दोनों दिखा दिए। इसका जो रिजल्टेंट होगा ओ क्यू यहाँ पर भी मिला दीजिए, तो जो ओ पी है उतना ही तो ये है, इस बिंदु को क्या कह दो, ओ पी क्यू, और इस बिंदु को ए कह दिया है, और ए को कहेंगे जैसे हमने पी जेड कहा, यहाँ पर पी जेड कहा, उसी तरह से इसको हम ए बी कहेंगे। क्या बोलेंगे, ए बी। और अगर ये ए बी है तो ये भी हमारा बी है, तो इस डायरेक्शन में जो हमारा ओ क्यू होगा तो लिख लीजिए हियर, समझ लीजिए यहाँ से, हियर ओ क्यू बराबर ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू हो गया, ट्रांसलेटेड हो गया ये बी से। तो वेक्टर ओ क्यू बराबर वेक्टर ओ पी, ये वेक्टर है, इधर को ये भी दिखाइए, या ये कहिए पी तो हमारी इनिशियल पोजीशन, ओ इनिशियल पोजीशन है, पी कोई जेड बिंदु है, और बी वेक्टर से ये हमारा ट्रांसलेटेड हो गया। तो ओ पी प्लस, चलो ओ पी को भी लगाना चाहिए, ओ पी वेक्टर कह रहे हैं यहाँ पर, और प्लस पी क्यू वेक्टर। तो जो ओ क्यू वेक्टर है वो बराबर किसके होगा, ओ क्यू वेक्टर जो है वो बराबर होगा ओ पी
ओ पी और प्लस पी क्यू, और पी क्यू जो है वो बराबर है ओ ए के, ये दोनों। तो ये हमारा हो गया ओ पी वेक्टर, और प्लस जो हमारा पी क्यू है वही हमारा ओ ए है, तो इसको मैंने ओ ए कह दिया। ठीक है, वैल्यू लगा दीजिए। तो जो ओ क्यू है, ओ क्यू को हम डब्लू कहें, क्या कहें, ओ क्यू को यदि हम डब्लू कहें, इन्होंने क्यों नहीं कहा, कहना चाहिए, ओ क्यू को बाद में डब्लू कहा है, तो यहाँ पर ओ क्यू है वो डब्लू हो गया, और ओ पी जो है वो हमारा जेड बन गया ये, और प्लस जो ओ पी क्यू था उसी को ओ ए कहें तो ये बी बन गया। तो हमारा क्या हो गया, डब्लू बराबर जेड प्लस बी। तो दैट इज दी पॉइंट क्यू। पी क्यू पॉइंट क्या है इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। दैट इज माने इसका मतलब जो क्यू बिंदु है वही तो डब्लू है, ओ से जो क्यू है ये हमारा डब्लू हुआ, और ये हमारा तो डब्लू बराबर, और ये हमारा जेड हो गया, तो डब्लू बराबर जेड प्लस बी। तो दैट इज दी पॉइंट, दैट इज दी पॉइंट Q रिप्रेजेंट दी नंबर, पॉइंट Q रिप्रेजेंट दी नंबर, देखना दिख रहा है कि नहीं, अभी चेक करता हूं। रिप्रेजेंट दी नंबर, रिप्रेजेंट्स दी नंबर W। Q जो बिंदु है वो नंबर W को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बराबर Z प्लस बी के है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, ये हमारे दोनों जो शेप एंड साइज हैं वो सेम है। देखिए ये नंबर 1 फिगर 2 फिगर ये दोनों सेम है। क्यों, ये डब्लू है, ये जेड है सो ये जेड है, ये बी है सो ये बी है, और ये डब्लू दोनों की कॉमन फिगर है। तो इधर से बोले तो भी डब्लू बराबर जेड प्लस बी, और ऊपर से चले सेकंड फिगर से तो भी डब्लू बराबर, और कितना हो जाएगा, बी प्लस जेड या जेड प्लस बी। समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल देता हूं कि ट्रांसलेटेड कैसे होता है। एग्जाम्पल 1 मत कहिए, एक ही एग्जाम्पल है पहले से, तो इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखना कैसे कार्य करता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की आप समझ गए, डब्लू बराबर जेड प्लस बी कहते हैं। पहले ही मैं बता चुका हूं सब के बारे में, अब केवल साफ साफ लिखना है। फाइंड द रीजन ऑफ डब्लू प्लेन, किसका निकालना है, फाइंड द रीजन, जल्दी जल्दी करिए, एक एक एग्जाम्पल है चारों पर। फाइंड द रीजन ऑफ डब्लू प्लेन, रीजन ऑफ डब्लू प्लेन का रीजन ज्ञात करना है। इन विच द रेक्टेंगुलर डब्लू प्लेन, इन विच द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ जेड प्लेन, रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस। जेड प्लेन जो रीजन ऑफ जेड प्लेन है वो बाउंडेड बाय दी का मतलब है गिवन है, किन किन लाइनों से दिया गया है रीजन, और उसी जेड प्लेन के रीजन को हमें डब्लू प्लेन के रीजन में ट्रांसफर करना है। तो फाइंड द रीजन ऑफ डब्लू प्लेन इन विच द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस। जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस, खत्म हो जाएंगे चारों आज। बाउंडेड बाई द लाइंस x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 1 और एंड y बराबर 2, ये दिया है। इज मैप्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, इज मैप्ड, मैपिंग है ये, इज मैप्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए चलते, और कब अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है, जो W बराबर जेड प्लस बी होता है तो उस बी की वैल्यू दी है यहाँ पर 2 - i।
W बराबर होता है Z प्लस बी, तो B वेक्टर ही तो है, तो उस B वेक्टर का मान दिया है 2 माइनस आई। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, शुरू हो जाइए फास्ट, इसके बाद चलेगा रोटेशन। तो हियर या चूंकि W का मान है Z प्लस 2 माइनस आई, तो W बराबर हो गया x कैजुअल आई वाई और प्लस 2 माइनस आई। रियल एक जगह कर ले तो W बराबर हो गया x प्लस 2 और प्लस आई कॉमन तो y माइनस 1, और W की वैल्यू होती है u कैजुअल आई बी बराबर x प्लस 2। ये मैं सारा का सारा सब सिखा चुका हूँ। ऑन कंपेयरिंग बी गेट तुलना कर दी जाए रियल इमेजिनरी की, तो यहाँ से u का मान मिलेगा x प्लस 2 और आपका b का मान मिलेगा y माइनस 1। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब जो गिवन रीजन है वो लगाते जाइए, तो u और b के मान मिल जाएंगे। x y के तो गिवन रीजन में है, और जो w निकाल के लाना है, रीजन ऑफ w प्लेन निकालना है, तो u के मान क्या हुए, जब x बराबर 0 लगाओगे तो u बराबर 2 हो गया, जब x बराबर 0 लगाओगे तब u का मान 2 हो गया, और x बराबर आप 1 लगाओगे तो x बराबर 1 लगाओगे तो u का मान 3 हो गया, कॉमा कॉमा। अब यहाँ पर y का मान जब 0 लगाओगे तो b का मान -1 हो गया, y का मान 0 लगाओगे यहाँ पर y का मान 0 तो b का मान -1, और y का मान जब 2 लगाओगे तो b का मान 1 हो गया। चलिए अब हम दोनों की फिगर बनाते हैं। हमने u और b के द्वारा x और y की जो गिवन वैल्यू थी वो अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन हम लेके चले, जिससे मुझे u भी मिला। उस u और b के वैल्यूएशन में हमने x और y की वैल्यूएशन पुट अप कर दी, तो हमें x और y की ऑलरेडी गिवन थी, तो हमारी u और b की निकल के आ गई। इसके बाद हम बनाते हैं एक z प्लेन, w प्लेन, और फिर चलते हैं अपने बात पर। चलिए ये बना रहा हूँ मैं, जेड प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जेड प्लेन। तो जेड प्लेन ये था। जेड प्लेन क्या था, बाई अक्ष को कहेंगे, पहले लिख लीजिए ओ, इस अक्ष को एक्स कहते हैं, एक्स अक्ष, और इसको कहते हैं बाई अक्ष। इसमें भी एक्स रियल है, बाई इमेजिनरी है, और जो डब्लू प्लेन है आपका, नीचे को बना देता हूँ डब्लू प्लेन, और जो आपका यहाँ डब्लू प्लेन बनाऊंगा उसमें भी, डब्लू प्लेन में भी एक हमारी रियल अक्ष है वो u होती है, जो इमेजिनरी अक्ष है उसे हम b कहते हैं। क्लियर हो गया। ये हमारा बन रहा है जेड प्लेन, और यहाँ बनाऊंगा डब्लू प्लेन। तो पहले जेड प्लेन गिवन है उससे बना दो, और जो गिवन था वो अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ये दिया था, इसमें रखने के बाद यहाँ से ub के मान निकले, और इन बाउंड्री कंडीशन जो दी थी, लाइन दी थी, उनको लगा दिया, ये मिल गया, दोनों को ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखिए तो हमारा क्या था, x y अक्ष को कहते हैं x बराबर 0, और x अक्ष को कहते हैं y बराबर 0, और जो बन की दूरी पर, यहाँ मान लीजिए हमने इतनी दूरी बन ली है, तो जो बन की दूरी पर x बराबर बन की दूरी पर जो लाइन खींचेंगे इस तरीके से, उस लाइन को हम कहेंगे x बराबर 1, और जो x बराबर 1, और जो 2 की दूरी पर एक लाइन खींचेंगे उसे कहेंगे y बराबर 2। तो ये आपका है x बराबर 0, तो ये है x बराबर 1, और ये है आपका यहाँ पर, यहाँ बना देता हूँ y बराबर 0, तो ये लाइन आपकी हो गई y बराबर 2। दिस इज जेड प्लेन, रीजन बाउंडेड बाई जेड प्लेन। ये आप समझ गए होंगे, इसमें कोई खासियत वाली बात नहीं थी। x बराबर 0, x बराबर 1, और y बराबर 0 और y बराबर 1। फिगर थोड़ा अजीब बन गया है, ये गलत फिगर है ये वाला। क्यों, अगर हमारा कितना है 2 माइनस आई था, ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 1 दूरी ली है, और इन्होंने y बराबर भी 2 लेना है, लेकिन दूरी इतनी ले ली है, तो इसकी दूनी लेंगे, हमारा बिल्कुल ठीक बना है। चलिए y बराबर 2, थोड़ा ऊपर को लेना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग। चलिए इसमें देखा जाएगा क्या है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं जो x बराबर 0 मैंने लगाया तब u का मान 2 है,
तो u बराबर 2, u अक्ष पर चलेंगे तो u बराबर 2 और u बराबर 3, तो एक की दूरी तो ये हो गई, तो u बराबर 2 वाली लाइन ये हो गई। क्यों? ये हमारी b अक्ष है तो ये हो गई u बराबर 0, और जो ये u अक्ष है वो हमारी हो गई b बराबर 0। समझते होंगे आप। ओरिजिन यहाँ पर भी o है ये, तो ये हमारा हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 3। तो u बराबर क्या, यहाँ u बराबर 0 है और 2 की दूरी पर लें तो ये लाइन गई है वो u बराबर 2 है, और ये 3 की दूरी पर खींच दें तो ये u बराबर 3 है। तो u की तो लाइनें हमारी खींच चुकी हैं। अब हमें नहीं पता रीजन यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि दोनों में होगा, ये बताएगा ये। b बराबर -1 और b बराबर 1, तो b बराबर ये 1 की दूरी है तो 1 की दूरी इतने के बराबर हुई। इसको आगे बढ़ा दो, लाइन को आगे बढ़ा दो, ये हो गई b बराबर 1, और इतनी ही माइनस दूरी नीचे को चलेंगे b अक्ष पर, तो ये हमारा हो गया b बराबर -1। अब जो b बराबर 1, u बराबर 2 और u बराबर 3 और b बराबर 1 और b बराबर 2, तो आपका बाउंडेड रीजन w प्लेन में ये वाला हो गया। ऐसे बनाना था। इन्होंने 1 और 2 लिखे तो चले, लेकिन नाप और तौल में बराबर ही रहा इनका। कुल मिला के समझ गए होंगे। अब हमारा है सेकंड टॉपिक। देखिए हमारी जो फिगर है इसमें वो ट्रांसलेटेड का मतलब है कुछ दूरी पर चली गई है, लेकिन उसकी आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ा। यही मैंने बताया था आपको। ट्रांसलेशन में मैंने क्या बताया था? ट्रांसलेशन में मैंने ये बताया था कि ये जो b है या 2 i है, 2 i है तो वो रिप्लेस हो जाती है केवल। ये हो गया हमारा, क्लियर हो गई इतनी बात। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया, मतलब विस्थापित हो गई। यहाँ थी वो यहाँ आ गई, इसके हिसाब से कहीं भी जा सकती है। यहाँ थी वो हमने यहाँ दिखाई थी फिगर में, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी आ सकती है, पूरी की पूरी नीचे जा सकती है, कहीं भी जाए। लेकिन इसका शेप एंड साइज, शेप का मतलब रेक्टेंगल है 1 और 2 का, 1 और 2 का। ये 2 है, ये 1 का रेक्टेंगल है, तो 1 और 2 का रेक्टेंगल ही रहेगा, इतना ही। ये तो हमारा हो गया रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल हो गया, शेप सेम है। और साइज का मतलब है जो फिगर जितनी हमारी इतनी है, न इसमें हमारी फिगर लॉन्ग हुई न स्मॉल। ये है केवल ये विस्थापित हो जाती है ट्रांसलेशन में। दूसरा हेडिंग लिखिए रोटेशन, समझ में आ रहा होगा शायद। दूसरा हेडिंग है अपना रोटेशन। एक एक एग्जाम्पल सबका लेके चलिए और फिर चलेगा आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर अगला टॉपिक है लीनियर की जगह बाई लीनियर। लीनियर में आपके हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं कितने? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 4 होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन। अगर हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आगे आ रहा है इन 4 के बाद, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जिसमें ट्रांसलेशन लगेगा, रोटेशन लगेगा और मैग्निफिकेशन लगेगा। लीनियर का मतलब है ए जेड प्लस बी, तीनों आ गए इसमें। और बाई लीनियर जो अगला चैप्टर है, वो बाई लीनियर में और लीनियर में केवल इतना फर्क है कि जो ए जेड प्लस बी है वो अपोन में सी जेड प्लस डी और कह दें, तो जहां अपोन का मतलब है इन्वर्जन और लागू हो गया। तो आपके जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 4 होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन, इसमें जब शुरू के 3 लगते हैं तब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लगते हैं ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, जो कि W बराबर ए जेड प्लस बी की फॉर्म होती है लीनियर की। और जब बाई लीनियर कहते हैं तो W बराबर क्या हो जाता है कि जो ए जेड प्लस बी है तो W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन और नीचे सी जेड प्लस डी, तो उसमें इन्वर्जन और काम करने लगता है। जहाँ भाग दे दिया है सी जेड प्लस डी का, सी जेड प्लस डी का, तो जब हमारा ट्रांसलेशन और रोटेशन और मैग्निफिकेशन लगते हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जो चौथा इन्वर्जन रह गया वो और लग जाए तो उसे हम बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि अगले चैप्टर में है। सो हमारा सारा का सारा खत्म हो जाएगा।
जो हमें ख़त्म करना था उसमें हमारे पास अब कुछ बचा नहीं आज, केवल उतारते रहिए। और मैंने आपको भूमिका पूरी बता दी कि ट्रांसलेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, पिछली बार फिगर से बताया था, और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, और हमारा इन्वर्जन क्या होता है, और चारों में W बराबर कैसे कैसे लिखते हैं और फिगर कैसा व्यवहार करते हैं। और इसके बाद अगले आएंगे लीनियर। लीनियर में 3 लगते हैं शुरू के, और बाई लीनियर कहते हैं तो चारों लग जाते हैं। यहीं पर आपके इन दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे पहुंचेंगे। अगर समझदार लोग हैं तो इतने ही में खत्म कर लेना चाहिए सब। चलिए आराम से चलते हैं। रोटेशन दूसरा पॉइंट आ गया। खत्म करना हो तो बताओ, मैं एक दिन में कर दूं। रोटेशन दूसरा आ गया। रोटेशन क्या होता था? W बराबर जेड ई टू दी पावर आई अल्फा। कोष्टक में लिख दो W बराबर जेड और ई टू दी पावर आई अल्फा। तो अल्फा कोण पर फिगर रोटेट हो जाती थी। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए कि इन दिस ट्रांसफॉर्म, ये होते सब ट्रांसफॉर्म, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये चारों के चारों ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन के एलिमेंट है। पहला एलिमेंट हो गया ट्रांसलेशन, दूसरा एलिमेंट चल रहा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा आ गया रोटेशन। तो इसमें लिखिए इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ी भाषा लिखवा रहा हूं, वैसे तो मेरा खत्म हो गया। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, in this transformation the image Q का मतलब W से था, Z का मतलब P से था, PZ, और जो Q था जो Z में B जोड़ा था तो जो Q बना था, Q का मतलब W से होता है। in this transformation the image Q, इमेज कहिए या इमेज कहिए या रेंज कहिए। जवाब आया था कि इमेज और रेंज क्या होता है, तो इंटर में नहीं था। इसे डोमेन बोलते हैं तो उसे कोडोमेन, इसे हम डोमेन बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं तो उसे हम इमेज बोलते हैं। इसे हम डोमेन कहें तो वो कोडोमेन, और इसको कहें आर्गुमेंट तो उसको रेंज कहते हैं। और तुम कह रहे हैं W की भी क्या मैपिंग होती है Z, बिल्कुल, उसे इनवर्स इमेज कहते हैं। उल्टा कहेंगे तो इनवर्स इमेज हो जाएगा। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन द इमेज Q, ट्रांसफॉर्मेशन द इमेज Q, द इमेज Q ऑफ एनी पॉइंट P, इमेज Q ऑफ एनी पॉइंट P या PZ, एनी पॉइंट P इन Z प्लेन, in Z plane is obtained by rotating, is obtained by rotating the line OP, रोटेटिंग दी लाइन, वो मैं सब पढ़ा चुका हूं जो लिख रहा हूं। रोटेटिंग दी लाइन OP थ्रू एन एंगल अल्फा, रोटेटिंग दी लाइन OP थ्रू एन एंगल अल्फा, थ्रू एन एंगल अल्फा कोण से रोटेट कर देते हैं, बस उतनी बात थी। लेकिन जो हमारा अल्फा है वो ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, और लेस देन 0 है तब क्या होगा। एफ नई लाइन से लिखें, एफ अल्फा ग्रेटर देन 0, एफ अल्फा ग्रेटर देन 0, देन दिस रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अल्फा का मतलब जो फिगर यहाँ से बन रही थी वो अल्फा कोण पर हमारी ऊपर को हो जाए। अल्फा ग्रेटर देन 0 कहें तो ये हमारा इधर को चल रहा है, और अल्फा जब लेस देन 0 कहेंगे, अल्फा लेस देन 0, तो फिर ये इधर को चलेगा। और जब इधर को कहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक की जो हमारी सुइयां हैं वो यूँ चलती हैं यूँ, और जबकि अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो किधर को चलेगा, ये रोटेट इधर को होगा, और अल्फा लेस देन 0 है तो रोटेट इधर को होगा। तो देखिए अल्फा लेस देन 0 है तब तो सुइयों की दिशा में हो गया तो क्लॉकवाइज ये हो गया, और अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए होंगे इस बात को, चलो नोट कर लेते हैं। इफ अल्फा ग्रेटर देन 0 देन दिस रोटेशन, अल्फा ग्रेटर देन 0, इफ अल्फा ग्रेटर देन 0 देन दिस रोटेशन
कैसा वाला रोटेशन, देन दिस रोटेशन कैसा होगा, अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो इधर को सुइयां चलती हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन बी एंटी क्लॉकवाइज, कैसा होगा बी एंटी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और एंड इफ, अच्छी बात है ये वाला, यार ये मैंने नहीं बताई थी पहले, एंड इफ, और जब अल्फा उसमें बताती थी कि सी ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, और अल्फा जब लेस देन 0 है, एंड इफ, और जब अल्फा लेस देन 0 है, देन दिस रोटेशन, तब ये रोटेशन कैसा होगा, रोटेशन भी जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, अब होगा हमारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है, विल बी क्लॉकवाइज, देन दिस रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, क्लियर हो गया। अब नाउ लेट, अब हम मान लेते हैं कि नाउ लेट z बराबर होता क्या है, z बराबर होता है x कैजुअल i y, और x का मान r cos थीटा, और कैजुअल i और y का मान r sin थीटा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से z बराबर हो गया पोलर फॉर्म में e टू दी पावर r e टू दी पावर i थीटा, और एंड, और जो w है ये q बिंदु है, ये p बिंदु है z, उसकी पोलर फॉर्म ये हो गई, और जो q बिंदु होता है जिसे हम w कहते हैं, और w की हो तो इसकी रेडियस, ये जो हमारा मॉडुलस ऑफ z का मान r है तो यहाँ रो हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस तो r है, इसका रो हो गया, इसका हमारा क्या होता है, ये हमारा हो गया मॉडुलस ऑफ z बराबर r, और इसे आर्गूमेंट कहिए या एम्पलीट्यूड कहिए, तो इसका मॉडुलस r है और एम्पलीट्यूड थीटा है, या मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू r है, आर्गूमेंट थीटा है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रो है w की, मॉडुलस ऑफ w बराबर रो और मॉडुलस ऑफ z बराबर r, और आर्गूमेंट ऑफ z कहें तो थीटा, और e टू दी पावर i फाई, और आर्गूमेंट ऑफ w कहें तो ये फाई हो गया, दोनों बात लिख दी। देन वी हैव बाई द फंक्शन, देन वी हैव बाई द फंक्शन, समझ गए होंगे इस बात को, z का मान है x कैजुअल i y तो r e टू दी पावर i थीटा, और w का मान होता है u कैजुअल i v तो वो हो गया रो e टू दी पावर i फाई। z का जो है मॉडुलस r है तो w का मॉडुलस रो है, और इसका आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड कहें z का एम्पलीट्यूड कहें या आर्गूमेंट कहें थीटा है, तो ये w का एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट कहें तो फाई है, तो यहाँ लिखना चाहिए देन वी हैव बाई दी फंक्शन, देन वी हैव बाई दी फंक्शन, फंक्शन क्या लिखेंगे w बराबर, तब अब हम इसे लेके चलते हैं क्योंकि हमारे पास z भी है यहाँ पर और w भी है, देन वी हैव बाई दी फंक्शन w बराबर z e टू दी पावर i अल्फा कहें तो w का मान हो गया रो e टू दी पावर i फाई, और बराबर z का मान हो गया r e टू दी पावर i थीटा, और प्लस और सॉरी w का मान w की वैल्यू रो e टू दी पावर i फाई, और z की वैल्यू r e टू दी पावर i थीटा, और e टू दी पावर i अल्फा ऑलरेडी पहले से है तो गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। तो अब इसको आगे लिखिए, समझ में आ गया होगा। ये तीसरे चौथे टॉपिक को अभी खत्म करते हैं, वैसे तो मैं सब कर चुका हूं। अब हमारा क्या हुआ, तो ये हो गया देयरफॉर रो ई टू दी पावर आई फाई, रो ई टू दी पावर आई फाई बराबर आर, और ई टू दी पावर आई कॉमन हो जाएगा तो ये हो गया थीटा प्लस अल्फा, ये हो गया थीटा प्लस अल्फा। इम्प्लाई दैट, देखिए फिगर बनाता हूं इसकी, ये हमारा क्या है इनिशियल लाइन है जिसे हम प्रारंभिक रेखा OA कह देते थे, OA, और जो P बिंदु जो है हमारा अल्फा कोण पर, और इसकी रेडियस वेक्टर है हमारा R e टू दी पावर I थीटा,
इसका रेडियस वेक्टर r है, तो ये P बिंदु जो है हमारा वो PZ कहलाएगा। और अगला बिंदु है हमारा OQ, और Q को कहते हैं W बिंदु, QW। ये Z की इमेज है, ये QW है, ये PZ है। और जब PZ है तब एंगल अल्फा है और रेडियस वेक्टर r है। और जब Q है तो रेडियस वेक्टर तो रो है और एंगल हमारा फाई कहा है, शायद कितना कहा था इसे, अल्फा कहा था, Z के लिए थीटा बोला था शायद, Z वाला, Z बराबर R e टू दी, Z बराबर R और e टू दी पावर आई थीटा, तो ये थीटा हो गया। और जबकि हमने W को क्या कहा था, W को क्या कहा था बेटा, W को कहा था मैंने कितना, रो e टू दी पावर आई फाई रो, तो ये हो गया R, तब है थीटा ये। और जब ये हमारी रो है तो ये एंगल पूरा फाई है। अब जो हमारा ये जो बीच का हुआ ये डबल लाइन से इसकी सिंगल लाइन रखिए, ये बन गया। और जो डबल लाइन दिखा रहा हूँ वो क्या होगा, तो टोटल फाई माइनस थीटा, इसको मैंने अल्फा मान लिया है इस डबल वाले को। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हुआ, फाई माइनस थीटा, अल्फा बराबर जो कब है, जब रो बराबर हम आर के कर दें, कि ये वाला जो इमेज पॉइंट है और रो बराबर आर के कर दें, तो ये बिंदु हमारा इसी पर आ गया, तो ये फाई बराबर थीटा के हो जाएगा। तब किसके हो जाएगा, फाई बराबर थीटा प्लस। इम्प्लाई दैट, यहाँ पर कंपेयर कर दीजिए, वैसे देख लीजिए कि रो बराबर तो आर के कर दो, दोनों का मॉडुलस बराबर, तो यहाँ से हमारा क्या मिल रहा है कि रो बराबर आर और तब फाई बराबर हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। देखो फाई बराबर थीटा और प्लस अल्फा फाई बराबर, और रो बराबर हमारा आर के हो जाएगा। ठीक है, तो रो बराबर आर मिल रहा है यहाँ से, ये कब, जेड ई टू दी पावर आई अल्फा लिखा है तब, तो रो बराबर आर के हो गया। वो क्या नाम है, एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर हो गई, और आर्गूमेंट के बराबर, तो फाई बराबर एंड। तो यहाँ पर दो बातें मिल रही हैं कि इम्प्लाई दैट, जो रो कंपेयर कर दीजिए ना, तो रो बराबर आर के हो गया और फाई बराबर हो गया आपका थीटा प्लस अल्फा। ये बात आ गई यहाँ से। अब यहाँ पर कहेंगे वही याद कि अल्फा ग्रेटर देन जीरो। अब अल्फा ग्रेटर देन जीरो और अल्फा लेस देन जीरो, तो 10 बी ऑब्जर्व दैट, लिख भी लीजिए इसके बारे में, 10 लिखना पड़ेगा, 10 बी ऑब्जर्व दैट, हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, ऑब्जर्व दैट मॉडुलस ऑफ W एंड Z बी सेम। तो इसका मतलब W का मॉडुलस तो रो था और Z का मॉडुलस R था, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ से क्या मिलता है, 10 बी ऑब्जर्व दैट के मॉडुलस ऑफ W एंड मॉडुलस ऑफ Z जो है, ये मॉडुलस ऑफ W है, ये मॉडुलस ऑफ Z है। तो ऑब्जर्व दैट मॉडुलस ऑफ W एंड Z, मॉडुलस किसके, W के, और काहे का मॉडुलस, Z के। वो कैसे होंगे यार, सेम होंगे। ये तो सेम हो गए मॉडुलस, यहाँ से ये निष्कर्ष निकला। बट आर्गूमेंट ऑफ W, बट अब आर्गूमेंट ऑफ W है फाई है, और जबकि आर्गूमेंट ऑफ Z है वो हमारा थीटा है, और उसमें अल्फा ये ऑलरेडी पहले से चल रहा था। बट आर्गूमेंट ऑफ W इज इंक्रीज्ड, देखिए W का आर्गूमेंट फाई है और Z का आर्गूमेंट थीटा है, और जो इंक्रीज हो गया है अल्फा से। अब वो अल्फा ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और लेस देन जीरो भी, तब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेम हो गया। बट आर्गूमेंट ऑफ W इज इंक्रीज हो रहा है, जैसे CREASE इंक्रीज्ड, और डिक्रीज, इंक्रीज भी हो सकता है। अल्फा पॉजिटिव है तो थीटा में कुछ जुड़ जाएगा, और अल्फा लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव है तो ये डिक्रीज होने लगेगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बातें हो सकती हैं, इंक्रीज्ड और डिक्रीज। इंक्रीज्ड भी हो सकता है और डिक्रीज्ड भी हो सकता है बाई अल्फा।
किसके द्वारा? बाई अल्फा एज। अल्फा कैसा हो? एज। इंक्रीज तब होगा जब अल्फा हमारा ग्रेटर देन 0 हो, और एंड और माने अथवा, और डिक्रीज तब होगा जब अल्फा लेस देन 0 हो। क्लियर नहीं हुई बात? एंड ज्योमेट्रिकली, एंड ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली टू रीजन बी एग्जैक्टली सेम। रीजन दोनों सेम होंगे, रीजन दोनों सेम होंगे, और बस इतना है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और अल्फा लेस देन 0 होगा तो क्लॉकवाइज। ज्योमेट्रिकली टू रीजन्स, हमने क्या कहा था? रीजन तो सेम रहेगा, केवल रोटेट हो जाता है बस, और उसमें भी रीजन सेम था, उसमें डिस्प्लेस हो जाता है, रिप्लेस। टू रीजन्स बी एग्जैक्टली सेम, या टू रीजन्स ई एक्स ए सी टी एल वाई एग्जैक्टली सेम होंगे। रीजन तो सेम होंगे, केवल डायरेक्शन बदल जाएगी, तो इसे हम रोटेशन कहते हैं। अब इसके ऊपर दूसरा जो टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर एग्जाम्पल देखिए। बहुत जल्दी जल्दी चलना है, चारों खत्म करने हैं आज, क्योंकि मुझे लीनियर पे जाना है, फिर अगले चैप्टर में बाई लीनियर पे जाना। इफ W बराबर e टू दी पावर I पाई बाई 4 इंटू जेड। इफ डायरेक्ट, ज़्यादा मत लिखिए। क्या होता है? रोटेशन में होता है W बराबर जेड ई टू दी पावर I अल्फा, ये होता है रोटेशन। तो यहाँ पर क्या है? इफ W बराबर कितना दिया है? जेड तो चलो बाद में लिखा है, चाहे पहले लिख लो, बात एक ही है। जेड और e टू दी पावर I और पाई बाई 4 है, तो अल्फा का मान पाई बाई 4 हो गया। देन फाइंड द रीजन इन W प्लेन। ये बातें कहने की नहीं, पढ़ी लोगे। रीजन इन W प्लेन निकालना है, और करस्पॉन्डिंग टू दी ट्राइंगुलर रीजन बाउंडेड बाई दी लाइंस। चलो लिख ही लो अब। देन फाइंड, ये इतना दिया है तो कॉमा लगा के लिख लीजिए। देन फाइंड रीजन इन W प्लेन, और जेड प्लेन का रीजन बाउंडेड बाई नीचे दिया है, वो ट्रायंगल भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है। वो तो गिवन के ऊपर है, वो क्या देते हैं, जैसा भी गिवन होगा, केवल मुझे रोटेशन उसका दिखा देना है इन W प्लेन में। देन फाइंड द रीजन इन W प्लेन में ज्ञात करना है, करस्पॉन्डिंग टू द ट्रायंगुलर रीजन, करस्पॉन्डिंग टू द ट्रायंगुलर रीजन। अब एक एक में एग्जाम्पल देता जा रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल देता जा रहा हूं, इससे कुछ भी कर सकते हैं आप। ट्रायंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस, हमने कहा था जेड प्लेन वाला दिया होता है, W का निकालते हैं, और अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन इसके तहत बाउंडेड बाय ट्रायंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। अरे ट्रायंगल में लाइन नहीं बनेगी, तो ट्रायंगल में लाइंस x बराबर 0, y बराबर 0, और एंड x प्लस वाई बराबर 1 इन जेड प्लेन में है। ये बेटे, ये जेड प्लेन की कंडीशन दे रखी है, W प्लेन निकालना है, और अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन इसको यूज करते हुए। समझ गए होंगे मेरी बात को? सुधीर बाबू को समझा रहा हूं, समझ लीजिए अभी, फिर कमेंट करोगे कि इसमें कौन सा रीजन दिया होता है, कौन सा निकालते हैं।
जेड गिवन होता है, डब्लू निकालते हैं, और डब्लू जो निकालते हैं वो जेड का यूज इस ट्रांसफॉर्मेशन में करते हुए, रोटेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये रोटेशन की परिभाषा को बिलोंग कर रहा है, डब्लू बराबर जेड ई टू दी पावर आई अल्फा। और जो हमारा ट्रांसलेशन होता तो डब्लू बराबर जेड प्लस बी होता। चलिए, मैग्निफिकेशन होगा तो डब्लू बराबर सी जेड होगा, इन्वर्जन होगा तो डब्लू बराबर 1/z होगा। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया है। सॉल्यूशन में लिख लीजिए डब्लू बराबर, चूंकि दिया है डब्लू बराबर जेड ई टू दी पावर आई पाई बाई 4, बट ये बात आप जानते होंगे डब्लू क्या होता है, यू कैजुअल आई बी, और कॉमा जेड क्या होता है, एक्स कैजुअल आई वाई, यही होता है। तो यहाँ लगा देते हैं डब्लू की देयरफॉर या इम्प्लाइज दैट, या देयरफॉर कहिए या इम्प्लाई दैट, डब्लू की वैल्यू लगा दो यू कैजुअल आई बी बराबर, और ये हो गया एक्स कैजुअल आई वाई जेड की, और ई टू दी पावर आई पाई वाई 4 ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो ये हमारा बन गया, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बराबर। इसको पहले खोल दो तो ये बन गया cos पाई बाई 4 प्लस के एलर्स थ्योरम से आई साइन पाई बाई 4 और इनटू एक्स कैजुअल आई बाई, इतना बन गया। कैलकुलेट इट, तो यू कैजुअल आई बी, इसका मान भी 1/√2 और कैजुअल आई, और इसका मान भी 1/√2 और एक्स कैजुअल आई बाई 1/√2 कॉमन हो गया। कितना हो गया बेटा कॉमन? चलिए, तो ये देखिए बना रहा हूँ रियल में, 1/√2 तो कॉमन हो गया, तो ये बन गया एक 1 प्लस आई, और दूसरा हो गया हमारा एक्स कैजुअल आई बाई। इनका मल्टीपल कर लो तो u प्लस आई बी बराबर 1/√2, और 1 का एक्स में किया तो x, और 1 का इसमें किया तो हो गया आई बाई, और i का इसमें करेंगे तो ये हो गया आई एक्स, और i का i में करेंगे तो आई स्क्वायर बराबर माइनस वाई। रियल रियल एक जगह कर लो तो x माइनस वाई, तो u प्लस आई बी बराबर 1/√2, और ये हो गया x माइनस वाई बेटे, और प्लस के i को यहाँ ऐसे लिख लो, x माइनस वाई तो हो गया एक कोष्टक में x माइनस वाई रियल, और प्लस i कॉमन, तो दूसरा हो गया x प्लस वाई। समझ गए होंगे। अब हम ऑन कंपेयरिंग कहें कि ऑन कंपेयरिंग बी गेट, ऑन कंपेयरिंग बी गेट तुलना कर दें तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो u की वैल्यू हो गई 1/√2 गुणा रियल, रियल की तुलना करें तो u बराबर 1/√2 गुणा रियल का मतलब x माइनस वाई, और एंड अब इसमें x और y के मान लगाएंगे, x माइनस वाई हो गया एंड, और b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 1/√2 गुणा x प्लस वाई हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा u और b का मान। अब लगाओ इफ x बराबर 0, तब देखते हैं कितना आता है, तब b के मान क्या होंगे। लिखिए इफ जब x बराबर 0 है, देन जब x बराबर 0 है तो देन u का मान क्या होगा, -y/√2 होगा u का मान, और x बराबर 0 है तब b का मान होगा प्लस का y/√2। समझ गए होंगे। 10 लाइन x बराबर 0 जो है वो मैपिंग बनाती है इनटू b बराबर -u के। यहाँ से देखा जाए तो क्या बना, b का जो मान है इसे y/√2 और y/√2 बराबर करें तो यहाँ -u हो जाएगा। तो जो देयरफॉर x बराबर 0 मैपिंग है, x बराबर 0 पर क्या मिल रही हैं, ये मिल रही है कि u बराबर b बराबर -u। 10 दी लाइन, या जो कह दो देयरफॉर x बराबर 0 जो लाइन है, देयरफॉर दी लाइन, देयरफॉर दी लाइन जो x बराबर 0 है वो मैप्स इनटू
मैपिंग बनाती है। मैप्स इनटू किस में मैप हो जाती है? x बराबर 0 की मैपिंग क्या है? b बराबर माइनस यू। और एंड इफ अब लगा रहा हूं y बराबर 0, तो एंड ही लिख लो इसी में, एंड इफ, और जो y बराबर 0 लगा दे तब क्या बन रहा है? y बराबर जब 0 लगा देते हैं, यहाँ पर देखिए y 0, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। देन u का मान भी x अपॉन रूट 2 होगा, और एंड और जो b का मान है वो भी x अपॉन रूट 2 होगा। तो y बराबर 0 लाइन मैप्स इनटू b बराबर u। 10 माने इस प्रकार y बराबर 10 दी लाइन y बराबर 0 मैप्स इनटू, मैपिंग बनाता है। मैपिंग क्या है इसकी? y बराबर 0 की मैप्स इनटू और जो b बराबर माइनस यू था वो अब की बार b बराबर u के है, इनटू b बराबर u के बनाता है। बन गया b बराबर u। अब रह गई है एक लाइन x प्लस वाई बराबर 1। इसको और कह लो, समझ गए होंगे। जब x बराबर 0 लगाएं तो x बराबर 0 की मैपिंग जो बनती है, इमेज बनती है, वो है b बराबर माइनस यू, और जो y बराबर 0 की मैपिंग बनती है वो है b बराबर u, फुल स्टॉप। और आगे एक और रह गई x प्लस वाई बराबर 1। आगे लिखिए, एंड दी लाइन x प्लस वाई बराबर 1 मैप्स इनटू। अब बताता हूं, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शांति से समझा करो बात को। मैंने x बराबर पहले 0 लगा दिया इन u और b के मान में, तब संबंध ये आया। फिर मैंने y बराबर 0 लगा दिया इन दोनों में, तो संबंध इतना आया। समझ रहे होंगे मेरी बात को। और एंड इफ, फिर क्या कहेंगे? एंड दी लाइन, इसको भी मिटा दो। क्यों? आप ये समझेंगे शायद ये इसी में है। नो, एक लाइन रह गई है जेड प्लेन में बस। तो एंड दी लाइन x प्लस वाई, देखे दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल साफ। एंड दी लाइन x प्लस वाई बराबर 1 मैप्स इनटू x प्लस वाई बराबर 1 मैप्स इनटू b बराबर, कहाँ है b बराबर? x प्लस वाई बराबर 1। हाँ, इसमें लगा दो। और x माइनस वाई बराबर 1 होती तो x माइनस वाई की जगह 1 लगाते तो इसकी मैपिंग u बराबर 1 अपॉन रूट 2 हो जाती। और x प्लस वाई बराबर 1 है तो यहाँ x प्लस वाई की जगह 1 कर दें तो b बराबर, इसकी इमेज एलिमेंट ये बन गया। देखिए इसकी इमेज हो गई ये x बराबर 0 की, y बराबर 0 की। x बराबर 0 है जेड प्लेन में तो w प्लेन में हो गया b बराबर माइनस यू। y बराबर 0 है जेड प्लेन में तो इसकी w प्लेन में मैपिंग हो गई b बराबर u। और x प्लस वाई बराबर 1 है जेड प्लेन में तो इस वाले पार्ट में लगेगा, केवल b वाले में, u में नहीं लगाऊंगा। और यही दिया होता x माइनस वाई बराबर 1 तो मैं इसमें लगाता तो इसमें नहीं लगाता। x प्लस वाई बराबर 1 कर दे तो इसकी मैपिंग क्या बन के तैयार हो रही है? मैप्स इनटू b बराबर 1 अपॉन रूट 2 के हो गया। और x प्लस वाई की जगह मैंने 1 लगा दिया। समझ गए होंगे इस बात को। अब मैं इसके फिगर बनाता हूं इस तरीके से। चलिए पहले बनाता हूं मैं जेड प्लेन, खत्म हो गया बेटा ये। पहले बनाता हूं जेड प्लेन, ठीक है। जेड प्लेन बना रहा हूं तब इसको एक्स अक्ष बोलूंगा क्योंकि जेड बराबर एक्स कैजुअल आई वाई, तो ये एक्स अक्ष हो गई और इमेजिनरी वाई अक्ष हो गई। और फिर इधर लिखिए डब्लू प्लेन, और डब्लू प्लेन में डब्लू का मान होता है यू कैजुअल आई भी, तो यू की वैल्यू यू अक्ष ये हो गई और इमेजिनरी अक्ष भी ये हो गई। एक रियल एक इमेजिनरी, एक रियल एक इमेजिनरी। जेड की वैल्यू एक्स कैजुअल आई वाई तो एक्स और वाई हो गई, और डब्लू की वैल्यू यू कैजुअल आई भी तो ये यू और भी हो गई। अब देखता हूं यहाँ रीजन बाउंडेड बाई क्या है, एक्स अक्ष को ओ, ये हो गया ओ, ये हमारा जेड प्लेन।
एक्स अक्ष को कहते हैं y बराबर 0, एक तो दिया था, और y अक्ष को कहते हैं x बराबर 0, ये दिया था। और x प्लस वाई बराबर 1 में, x प्लस वाई बराबर 1 में जब y का मान 0 लगा दें तो x बराबर 1 आ जाता है, और x बराबर 0 ये लगा दें तो y बराबर 1 आ जाता है। तो 1 1 से जाएगी ये लाइन, ये वाली, तो ये हो गया x बराबर 0, ये लाइन हो गई x बराबर 0, ये वाली, ये लाइन हो गई हमारी y बराबर 0 वाली, y बराबर। और जो ये लाइन गई है, चाहो तो इसको ए बिंदु कह दो तो बी कह दो, तो जो ए बी लाइन है इस लाइन को बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 1 वाली। तो इसके अंदर रीजन ये वाला हो गया बाउंडेड बाई जो गिवन था। अब देखते हैं इस वाले में जाके क्या बनता है, देखते हैं तो इस वाले में क्या बन रहा है। एक तो यहाँ पर जब हमारी एक x बराबर 0 कहा, एक x बराबर जब 0 था तो उसकी इमेज थी b बराबर -u, तो b बराबर -u। अब जब बताइए y बराबर x हो तो 45 अंश पे रेखा जाती है, और अगर y बराबर -x हो तो 45 इधर बनेगा। तो अब हमारी एक बात समझना, हमारे पास एक है b बराबर -u, b बराबर -u लाइन खींचिए तो 45 अंश पर ये बनेगी b बराबर -u वाली, समझ गए होंगे। ऐसे लिख दो यहाँ पर b, इधर खींचो पहले, जो हमारी ये है एक है b बराबर u वाली लाइन खींच दो, तो ये अरे y बराबर x हो तो 45 अंश पे होती थी y बराबर x, तो ऐसे y की जगह हो गया b और x की जगह u, तो b बराबर u लाइन हो गई 45 अंश पर, यहाँ b बराबर u बोलते हैं 45 अंश पर, b बराबर u वाली लाइन हो गई ये। और यही 45 अंश पर b बराबर -u कहें, जी b बराबर u है तो ये b बराबर -u वाली लाइन हो गई ये। और एक बात सुनना, u बराबर था 1/√2, क्या था b बराबर 1/√2, b बराबर। अब एक बात सुनिए, ये गलत छप गया है यहाँ पर, इन्होंने u बराबर 1/√2 लिख दिया है, लेकिन हमारे पास है क्या b बराबर 1/√2। तो देखिए अगर हम 1/√2 u होता बराबर 1/√2 तो यहाँ कहीं लेते, u अक्ष पर लेते 1/√2। लेकिन तीसरी बात क्या है कि जो x प्लस वाई बराबर 1 वाली लाइन है वो हमारी b बराबर 1/√2 देता है। यहाँ इनका गलत लिख गया है, u छप गया है, लेकिन अपना है b बराबर 1/√2। तो जी बताइए ये जो u अक्ष है तो u अक्ष पर होता है b बराबर 0, तो 1/√2 की दूरी पर और इसी के समांतर लाइन खींच दें तो वो हो गई ये लाइन जो गई है ये वाली, वो हमारी b बराबर 1/√2 हो गई। और अगर u बराबर 1/√2 होता तो यहाँ खिंचती आके, तो समझ गए होंगे रीजन ये वाला बन गया हमारा। नहीं समझ पाए बात, तो जो ट्रायंगुलर रीजन गिवन था रोटेशन के केस में, तो ये हमारा रोटेशन के केस में इतना हो गया, समझ गए होंगे। रोटेशन का मतलब ये है कि यहाँ से बांट दें तो जो रीजन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा का पूरा था वो हमारा घूम गया, तो ये जब घूमा तो ये लाइन थी वो यहाँ आ गई इस पर, और इधर का फिगर है नंबर 1, ये फिगर 2, सोई फिगर 1 है, फिगर 2 है। समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है भाई। तीसरी बात चल रही है अब मैग्नीफिकेशन। ये मैं चारों बातें फिगर में बता चुका था और आज विद एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, ठीक। अब तीसरा है मैग्नीफिकेशन। कुछ नहीं है, परिभाषा लिख लीजिए और उस परिभाषा को किसी क्वेश्चन पर बिलोंग करके दिखा देना है, बस इतनी सी बात है। तो अब तीसरा पॉइंट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जो तीसरा होता है उसे बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता क्या था? मैग्नीफिकेशन होता था W बराबर सी जेड होता था, और कोमा लगा के कह दो C ग्रेटर देन 0 पे एग्जाम्पल दे रहे। C लेस देन 0 भी होगा, नो C ग्रेटर देन 0 तो हमेशा होगा, लेकिन C बराबर 1 होगा अगर, तो W बराबर Z के फिगर बनेगी। अब इसमें
अब क्या होगा, इसमें शेप तो वो ही रहेगी लेकिन साइज बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो डिपेंड करेगा सी की वैल्यू पर। सी की वैल्यू होनी तो पॉजिटिव चाहिए, लेकिन 1 से जब बड़ी होती है तो साइज बढ़ने लगता है, और सी की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो घटने लगता है, और सी की वैल्यू कभी नेगेटिव लेते नहीं क्योंकि ग्रेटर देन 0। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो नीचे लिखिए दी फिगर इन जेड प्लेन, इसके बारे में लिख लीजिए। अब ये समझ गए होंगे बात को। दी फिगर इन जेड प्लेन, हाँ ये क्या कह रहे हैं कि जो जेड प्लेन में फिगर होगी वो इज एक्सटेंडेड भी हो सकती है और एक हमारी कॉन्ट्रैक्टेड भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सी इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। जिस सी पे निर्भर करेगी, जो मैं कल कह चुका था, सारी बातें वही आ रही हैं। फिगर घटेगी बढ़ेगी। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज रहेगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। लेकिन ऐसा होगा जैसे छोटी लौकी है तो लौकी बड़ी भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है, वो सी पर डिपेंड करेगा। लेकिन रहेगी लौकी, कद्दू नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि ये रेक्टेंगल बन रहा है तो इन्वर्जन में सर्किल बन गए थे नीचे जाके। तो लिखिए दी फिगर इन जेड प्लेन, दी फिगर इन जेड प्लेन, समझते चलिए जल्दी से। दी फिगर इन जेड प्लेन इज, जेड प्लेन इज एक्सटेंडेड माने विस्तार भी हो सकता है फिगर में, और एक्सटेंडेड भी हो सकती है, एक्सपेंड विस्तार भी हो सकता है। जेड प्लेन इज एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड इज एक्सपेंडेड, इज एक्सपेंडेड भी हो सकती है, और कॉन्ट्रैक्टेड और अथवा कॉन्ट्रैक्टेड, CRACT, CRA कॉन्ट्रैक्टेड, TRACTED, कॉन्ट्रैक्टेड माने सिकुड़ भी सकती है और एक्सपेंडेड माने विस्तार भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सी इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। किसके सापेक्ष? सी पे निर्भर करेगा। अकॉर्डिंग टू सी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सी, और इन दिस ट्रांसलेशन, इन दिस, अकॉर्डिंग टू सी इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन नहीं कहना, ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ट्रांसलेशन तो पहला पॉइंट था, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। एक और रह गया बस, इन्वर्जन। उसका एक एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद अपना इस चैप्टर में लीनियर है और अगले चैप्टर में बाई लीनियर है। 2 ही टॉपिक और बचे हैं इसमें, 2 में मैंने क्रम से चला, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देते हैं कि वो कह रहे हैं सी पर निर्भर करेगा। फिगर में देखिए शेप नहीं बदलेगी, साइज बदलेगा, वो भी साइज सी पे निर्भर करेगा। एक्सपेंडेड माने बड़े रूप में भी हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्टेड माने सिकुड़ भी सकता है उस फिगर से, वो सी पे निर्भर करेगा। एग्जाम्पल ये कह रहे हैं इफ डब्ल्यू बराबर, देखिए परिभाषा इससे मैच कर रही होगी। क्वेश्चन जो दे रहे हैं तो W बराबर 2Z, W बराबर 2Z, तो यहाँ C का मान क्या है 2, और C का मान 2 है, वो कैसा है ग्रेटर देन 1। तो W प्लेन की जो फिगर है वो एक्सटेंडेड होगी, विस्तार हो जाएगा उसमें, C का मान 1 से बड़ा। W बराबर 2Z, देन फाइंड द रीजन, बहुत जल्दी लिखा करो, देन फाइंड द रीजन, find the region in region of W plane in which triangular region, ट्रायंगुलर दे रहे हैं, रेक्टेंगल भी दे सकते हैं, स्क्वायर भी दे सकते हैं। W प्लेन में पूछा है, of W plane in which triangular region enclosed by या bounded by triangular region enclosed by या bounded by, enclosed by लिख दो या bounded by, x बराबर 0, y बराबर 0 एंड और x प्लस y बराबर 1।
इन जेड प्लेन जे वैल्यूएशन काय में दी है जेड प्लेन में, और हमें रीजन किसका निकालना है, डब्ल्यू प्लेन का। और ये वाली यूज कहाँ करोगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन में, अंडर दी ट्रांसफॉर्मेशन ये है इन जेड प्लेन, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्या है, जो अंडर दी ट्रांसफॉर्मेशन दिया है वो लिखिए पहले तो सॉल्यूशन में लिखिए, चूंकि हमारे पास क्या दिया है W, चूंकि W बराबर है 2Z और W की वैल्यू लगा लो U कैजुअल आई बी और बराबर 2 इंटू एक्स कैजुअल आई वाई। तो कुल मिला के U कैजुअल आई बी का मान हो गया 2x कैजुअल आई 2y। ऑन कंपेयरिंग वी गेट गो फास्ट, थोड़ा फास्ट चलिए, ऊपर ही चलते हैं, फास्ट चलेंगे थोड़ा, एक इन्वर्जन और रह गया बस। सो ये हमारा वो हमने पहले दिन जो फिगर में समझाई थी सब बातें, वो विद एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई हमारी। अब ये थोड़ा फास्ट इसलिए चलेंगे कि हमें ये जल्दी ख़त्म करना है, और इसके बाद न्यूमेरिकल, उसके बाद एलपीपी, और फिर रियल पढ़ते रहिए विस्तार से, आराम से, धीरे धीरे। थ्योरेटिकल है और लास्ट में थ्योरी पढ़ाऊंगा तो याद भी रहेगी हाल की सुनी हुई। चलिए क्या था, तो यहाँ से ऑन कंपेयर करें, कंपेयरिंग बी गेट यू का मान तो हमें 2x मिला होगा एंड, और b का मान हो गया 2y। देख लो कंपेयर करके। अब दिया क्या है, नाउ गिवन क्या है, x बराबर 0, y बराबर 0 और x प्लस y बराबर 1। x बराबर 0 लगाइए। अब हमारा जब x बराबर 0 है, x बराबर जब 0 है तो u बराबर 0 और y बराबर 0 है तब b बराबर 0। और अब रुक जाइए, इन दो को हम जोड़ लेते हैं। चलिए समझा दूं, यहाँ पर u प्लस b कर लूँ तो ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बोली हो जाएगा कि नहीं, इन दोनों को जोड़ दें तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और x प्लस वाई की जगह 1 लगा दें। मेरा अंदाज है समझ में पूरा आ रहा होगा। यहाँ पर 1 लगा दें तो u प्लस b बराबर 2 हो जाएगा। तो आपने क्या पाया, आपने ये पाया कि ये हमारा है वैल्यूएशन इन जेड प्लेन, तो ये निकल के आ रही हैं वो हमारी है इन डब्ल्यू प्लेन। कैसा लग रहा है बेटे, अच्छा लग रहा होगा। तो जब x बराबर 0 है हमारी जेड प्लेन में, तब इसमें डब्ल्यू प्लेन में u 0 और y बराबर 0 है तो b 0 और कोमा x प्लस वाई बराबर जब 1 है तो मैंने क्या किया, यहाँ दोनों को जोड़ लिया था। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह पर 1 लगा दें, तब हमारी यहाँ पर u प्लस b बराबर 2 आ रही है। चलो चलते हैं। अब यहाँ लिखता हूँ मैं जेड प्लेन और यहाँ लिखता हूँ डब्ल्यू प्लेन। समझ रहे होंगे बढ़िया तरीके से। और अभी समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी कुछ खर्च भी नहीं हुआ। खर्च में बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ, क्योंकि अब हो सकता है 1-2 वीडियो और बना लूँ, उसके बाद गूगल मीट चलेगा। समझ गए होंगे आप। चलिए, ऐसे तुम आओगे नहीं कब्जे में। तो ये हो गया जेड प्लेन, ये हो गया हमारा डब्ल्यू प्लेन। इसलिए तुम्हें स्वाद नहीं आ रहा इसमें। क्यों? स्वाद तो तब आए जब जीभ से खुद पे बीती हो। अभी तो ठलुआ पंक्ति में दूसरे का खा रहे हैं आप। जेड प्लेन और ये हो गया डब्ल्यू प्लेन। सचेत हो जाना संडे तक। संडे के बाद अब मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं। जेड प्लेन हो गया, ये डब्ल्यू प्लेन हो गया। जेड प्लेन में हम क्या कहते हैं, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये एक्स अक्ष इमेजिनरी, वाई अक्ष हो गई ओरिजिन। अब इसमें दिया क्या है, एक्स बराबर 0 का मतलब हो गई ये वाली, वाई अक्ष का मतलब एक्स बराबर 0 ये हो गई, और वाई बराबर 0 दिया है वो एक्स अक्ष हो गई, और एक्स प्लस वाई बराबर 1 का मतलब 1 की दूरी पर ये ए बी लाइन हो गई। तो ये रीजन दे रखा है आपका, ये दे रखा है। और इन द केस ऑफ मैग्निफिकेशन जेड प्लेन क्या बनेगा जाके। अब हमारा इसका जेड प्लेन मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इसका साइज फिगर का बढ़ना या घटना। रोटेशन का मतलब होता है कि साइज वही रहेगा और शेप वही रहेगा, केवल घूम जाएगा। और ट्रांसलेशन का मतलब होता है शेप एंड साइज वही रहेगा, केवल विस्थापित हो जाएगा आगे को बी दूरी पर। तो ये हमारा हो गया ओ, और इसे कहते हैं यू रियल अक्ष और इसे बी कहते हैं इमेजिनरी अक्ष। अब देखता हूँ क्या बनता है।
यहाँ से देखना, जो x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1 क्यों नहीं लिखा भाई, लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो b अक्ष है ये वाली, वो तो हो गई u बराबर 0 ये वाली, और जो u अक्ष है इससे बाउंडेड हो जाएगा रीजन, और इससे बाउंडेड हो जाएगा वो हो गई b बराबर, इसके बीच में होगा रीजन और इसके बीच में, और u प्लस b बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, जो 1 की दूरी पर ये बिंदु लिए थे वो अब 1 नहीं 2 की दूरी पर लिए जाएंगे। कैसा लग रहा है बेटा? तो अब ये हमारी लाइन ओहो तिरछी हो गई। अब ये जो लाइन है u प्लस बी बराबर 2, u प्लस बी बराबर 2, तो आप एक रीजन हमारा तैयार हो गया इस केस में। हेडिंग डाल लीजिए चौथी इन्वर्जन। अब देखिए क्या हुआ, केवल फिगर सेम है, वही शेप तो सेम है कि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है, लेकिन साइज बढ़ गया, और वो भी दुगना क्यों हुआ, क्योंकि W बराबर 2z था तो z में 2 का गुणा था तो दुगना, 3 का गुणा हो तो तिगना, और जहाँ 1 से कम 1/2 कर दें तो आधा। समझ गए होंगे बात, आधा तो कॉन्ट्रैक्टेड होने लगेगा, और अगर 2 है 1 से अधिक तो एक्सपेंडेड होने लगेगा। ये खत्म हो गया। अब चौथी हेडिंग अगले उसमें ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अब चौथा पॉइंट चलेगा इन्वर्जन, और इन्वर्जन के बाद चलेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 1 मिनट रुके रहें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इन्वर्जन के बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद आएगी कॉनफॉर्मल मैपिंग। मैं बताऊंगा कॉनफॉर्मल मैपिंग क्या होती है, और कॉनफॉर्मल मैपिंग के बाद आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो आपके कितने टॉपिक रह गए? 2 तो मैं कल कर दूंगा। कल आपका हो जाएगा इन्वर्जन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉनफॉर्मल और रह गया, और अगले चैप्टर में है आपका बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये है बस, लीजिए ये भी खत्म हो गया। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो इसको बड़ा गहराई से सुनते और समझते रहिए, ठीक है।